इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के चैप्टर 9 को लर्न करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक को लर्न करेंगे। जिस तरीके से यदि वृक्ष में पत्तियां न हो और जड़ न हो तो वह नष्ट हो जाता है, उसी तरीके से यदि किसी अध्याय के बारे में आपको उसका बेसिक नहीं पता है तो भी आपका जीवन उसी वृक्ष के समान है। तो सबसे पहले हम इस अध्याय के बेसिक को सीखेंगे। यह हमारा इस अध्याय पर पहला वीडियो है। तो चलिए हम इस अध्याय के बेसिक को सीखते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। त्रिभुजों से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन है वो यह है कि त्रिभुजों से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिभुजों से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये तीन भुजाओं से जो बनी हुई आकृति होती है वही त्रिभुज कहलाती है। यहाँ पे ये ए बी पहली भुजा है, बी सी हमारी दूसरी भुजा है और ए सी हमारी तीसरी भुजा है। और यहाँ पे इस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति की परिभाषा हम जान चुके हैं। अब इस अध्याय में हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पृथ्वी से ग्रहों, उपग्रहों और तारों के बीच की दूरियां मापने में, समुद्र की गहराइयों को मापने में, पर्वतों की ऊंचाइयों को मापने में, पुल और भवन निर्माण आदि में किया जाता है। त्रिकोणमिति का ये जो यूज है वो किसमें है? इस पृथ्वी अर्थात जो हमारी धरती है उससे ग्रहों, उपग्रहों और तारों के बीच की दूरियां मापी जाती है, समुद्र की गहराई को मापा जाता है, पर्वतों की ऊंचाई को मापते हैं, पुल और भवन को जब बनाते हैं उस समय भी हम त्रिकोणमिति का ही उपयोग करते हैं, जिससे हमें बहुत ही आसानी होती है और हमें स्पष्ट माप मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम सीखेंगे, इस अध्याय से संबंधित हैं। जो सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है वो है दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। दृष्टि रेखा की जो इंग्लिश होती है वो होती है लाइन ऑफ साइट। साइट को कहते हैं दृष्टि और लाइन को कहते हैं रेखा। तो दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट। प्रेक्षक, प्रेक्षक किसे कहते हैं? जो देखने वाला होता है उसे ही प्रेक्षक कहते हैं। हमारे आपके पास आंखें हैं, अगर हम किसी वस्तु को देखेंगे तो हम प्रेक्षक ही कहलाएंगे। तो प्रेक्षक की आंख और प्रेक्षक जिस वस्तु को देख रहा होता है उसको मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ये हमारा प्रेक्षक खड़ा हुआ है, इसकी ये आंख है और यह स्टार, यहाँ पे हमारा एक स्टार है। यस, ये स्टार माने आप तारा समझ रहे हैं। तो प्रेक्षक की ये आंख है और ये स्टार को ये देख रहा है। तो प्रेक्षक की आंख से और स्टार को इसको मिलाने वाली जो ये रेखा है इसे ही दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। तो प्रेक्षक की आंख से जिस वस्तु को वह देख रहा है उसको जो मिलाने वाली रेखा है उसे ही लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हम सीखेंगे, क्षैतिज रेखा और क्षैतिज स्तर किसे कहते हैं। क्षैतिज रेखा मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज, लाइन मीन्स रेखा, एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज, लेवल मीन्स स्तर। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लेवल मीन्स क्षैतिज रेखा और क्षैतिज स्तर। इसकी हम परिभाषा जानेंगे।
तो प्रेक्षक की आंख के सीध में खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। प्रेक्षक की आंख के सीध में खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है और इस रेखा से बनने वाला स्तर क्षैतिज स्तर कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए प्रेक्षक है जो देख रहा है, जिसकी आंख है, मान लीजिए हमारी ही आपकी आंख है। यहाँ पे यह एप्पल को देख रहा है। ये हमारा कौन सी वस्तु है? एप्पल। तो प्रेक्षक की आंख के सीध में प्रेक्षक की आंख के सीधे में खींची गई जो रेखा होती है वही क्षैतिज रेखा कहलाती है। यहाँ प्रेक्षक की आंख है, इसके सीधे में एक फल है, वो एप्पल है, इसको देख रहा है। यहाँ से सीधी रेखा खींची गई, इसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। और जो इस प्रकार यहाँ स्तर का निर्माण हो रहा है उसे ही क्षैतिज स्तर कहेंगे। तो प्रेक्षक की आंख के सीध में खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है और इस रेखा से बनने वाला स्तर क्षैतिज स्तर कहलाता है। हम इस अध्याय में ऊंचाई, जो तीसरा हमारा पॉइंट है, ऊंचाई के लिए ऊंचाई की जो इंग्लिश होती है वो होती है हाइट। और हाइट को हम किससे डिनोट करेंगे, दिखाएंगे? एच से दिखाएंगे। तो आप वहाँ पे कंफ्यूजन मत आए, जहाँ पे भी हम एच लिखेंगे आप उसको ऊंचाई समझिएगा। दूसरा पॉइंट इसी में ही है, तीसरे का जो दूसरा पॉइंट है लंबाई। लंबाई को लेंथ कहते हैं, LENGTH। और इसको हम एल से दिखाएंगे क्योंकि इसका पहला अक्षर एल से, इसलिए एल से दिखाया गया। यस से इसलिए हमने यस से डिनोट किया और वहाँ पे भी हम एल से ही दिखाएंगे। और थर्ड इसमें जो पॉइंट है वो था चौड़ाई। चौड़ाई को कहते हैं विड्थ। और यहाँ इसकी पहली जो वो पहला वर्ड है वो है बी, इसलिए हम किससे दिखाएंगे? इसको बी से दिखाएंगे। तो पहला लेटर हमारा बी है, इसलिए हमने इसको बी से दिखाया। तो जहाँ पे भी हम बी दिखाएंगे वहाँ पे विड्थ माना जाएगा, चौड़ाई मानी जाएगी। इस तरीके से तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। चौथा पॉइंट हम सीखेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण की जो इंग्लिश होती है वो होती है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को उन्नयन कोण कहा जाता है। तो उन्नयन कोण की हम परिभाषा जानेंगे। जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृश्य रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यहाँ पे ये प्रेक्षक है, ये खड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने आपको पहले बताया है कि प्रेक्षक की जो आंख होती है और वह जिस वस्तु को देख रहा होता है, प्रेक्षक की आंख और वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे दृष्टि रेखा कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि प्रेक्षक की आंख के सीध में जो बनी हुई रेखा होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं और यही क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर का निर्माण करती है। ये हमारा यहाँ पे प्रेक्षक है और ये देख किसको रहा है? यह स्टार को देख रहा है, सितारे को देख रहा है, तारे को देख रहा है। यहाँ पे हमारा ये प्रेक्षक है। तो जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यह हमारा प्रेक्षक है, ये क्षैतिज स्तर है, यहाँ से यह ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊंचा ऊपर की तरफ देख रहा है, इसलिए यहाँ ये दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बना हुआ कोण है इसे ही उन्नयन कोण कहा जाएगा। तो प्रेक्षक की आंख से जो दृष्ट रेखा बनती है और जो क्षैतिज रेखा बनती है उसके जो बीच का कोण होता है, इस रेखा और इस रेखा का जो बीच का कोण है यही उन्नयन कोण कहलाता है। इसकी हम ट्रिक समझ लेंगे। इसकी ट्रिक बस यही है, चिड़िया उड़ी ऊपर। जब कोई चिड़िया होती है वह ऊपर तरफ उड़ती है तो उससे हमारा बना, ऊपर से बना हमारा उन्नयन कोण। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, तो जब ऊपर तरफ देखा जाए तो उससे हमारा उन्नयन कोण बनता है। बस यही ट्रिक है, चिड़िया उड़ी ऊपर से हमारा बन गया उन्नयन कोण। पांचवा पॉइंट हम सीखेंगे। पांचवा पॉइंट है हमारा अवनमन कोण। इसकी इंग्लिश होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन को कहते हैं अवनमन और एंगल को कहते हैं कोण। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से हुआ हमारा अवनमन कोण। तो जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से नीचे किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। यहाँ पे हमारा एक वृक्ष है और इसके ऊपर प्रेक्षक है। प्रेक्षक किसको देख रहा है? यहाँ नीचे स्नेक सर्प है। सर्प एक प्रकार की अपनी वस्तु है। अगर आप रात को वीडियो देख रहे होंगे तो आप डरिएगा मत,
वास्तविक सर्प नहीं है, काल्पनिक सर्प है। तो जब प्रेक्षक, ये हमारा प्रेक्षक है, ये हमारा क्षैतिज स्तर है, क्योंकि ये प्रेक्षक की आँख एकदम सीध में बना हुआ है, इसलिए हमारा ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी। प्रेक्षक की आँख एकदम सीध में जो बनी हुई रेखा होती है वही क्षैतिज रेखा कहलाती है। और यहाँ पे क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर बना। तो जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर देखता है, ये सर्प को नीचे की तरफ देख रहा है, तो जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर देखता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा या दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच कोण बनता है, इस रेखा और इस रेखा के अंदर का अर्थात बीच का जो कोण बनता है, वही अवनमन कोण कहलाता है। तो बस यही ध्यान देना है कि जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से नीचे किसी वस्तु को देखता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अब आइए इसकी भी ट्रिक हम समझ लेते हैं। बस एक ही ट्रिक में दोनों आ जाएंगे। ट्रिक हमारी यही है, चिड़िया उड़ी ऊपर। चिड़िया उड़ी ऊपर, जब ऊपर देखा जाए तो जब प्रेक्षक ऊपर देखेगा तो हमारा कोण बनेगा उन्नयन कोण। हमने बुलाया उतर आवा नीचे। हमने बुलाया किसको? चिड़िया को। उतर आवा नीचे, तो आवा से हमारा बन गया अवनमन कोण। और आप जानते हैं डिप्रेशन का अर्थ एक होता है कि कोई आदमी बहुत निराश होता है तो उसे कहते हैं डिप्रेशन हो गया है। तो इस तरीके से निराश होगा तो दुखी होगा। तो वही हमारी ट्रिक है, चिड़िया उड़ी ऊपर। यही आप समझ जाए, चिड़िया ऊपर जाती है, ऊपर जब जब देखे तो वहाँ से हमारा बनेगा उन्नयन कोण। और हमने बुलाया उतर आवा नीचे, जब नीचे उतर कर आए तो हमारा बनेगा अवनमन कोण। अर्थात जब नीचे देखेगी तो हमारा, जब उसे हम बुलाएंगे नीचे देखेगी तो हमारा अवनमन कोण बनेगा। इस वीडियो में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की भी जरूरत पड़ेगी। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको बता भी चुके हैं, जब हम त्रिकोणमिति का अध्याय पढ़ा रहे थे उसका पहला वीडियो का जो बेसिक था उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया गया था। तो ये हम ट्रिक के माध्यम से बताया था, यल ए यल अपान के ऐसे करेंगे। 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस और टैन। इसके अलावा साइन का जो जस्ट अपोजिट होता है होता है हमारा कोसिक, और कोस का होता है सेक, और टैन का होता है कॉट। मुख्य रूप से आप जब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें साइन का, कोसेक का और अधिकतर टैन का और काट का उपयोग देखने को मिलेगा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसिक, सेक और काट। और इनका जब हम उपयोग करेंगे तो जब भी हमें लंब, कर्ण और आधार की जरूरत पड़ेगी तो हम ट्रिक बता चुके हैं। साइन, कॉस और टैन के लिए यल ए यल अपान के का यूज करेंगे। यल अपान के से हो जाएगा हमारा साइन थीटा की जो वैल्यू होगी समकोण त्रिभुज के संबंध में अनुपात जब हम ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू यल अपान के से, एल से हुआ हमारा लंब और के से हुआ हमारा कर्ण। कास के लिए क्या होगी? ए अपान के। ए से डिनोट करते हैं आधार को और के से करते हैं कर्ण को, तो कॉस थीटा की होगी आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा तो एल अपान ए, एल से हुआ हमारा लंब और ए से हुआ हमारा आधार। इसी तरीके से जो हमारी ट्रिक है इसके लिए सेकंड है, इसके जो 2-3 प्रतिलोम है। कोसिक थीटा के लिए तो के अपान एल ए एल से, के अपान एल से कोसिक थीटा की हो जाएगी कर्ण बटा लंब, क्योंकि कर्ण से के से कर्ण को दिखाते हैं, एल से लंब को। सेक थीटा के लिए हो जाएगी के अपान ए कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा के लिए हो जाएगी हमारी ए अपान एल आधार बटे लंब। इस तरीके से हमें 4 को तो मुख्य रूप से याद रखना है, साइन को, कोसेक को, टैन को और काट को। इस तरीके से यह पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अध्याय के लिए। अगला पॉइंट जो इसमें हमें सीखना है वो सीखना है 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो यहाँ पे ये जो कोण थीटा दिख रहा है ये कोण होता है साइन थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0, साइन 13 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2, साइन 16 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, साइन 19 डिग्री की वैल्यू होगी हमारी 1। इसी तरीके से कोसेक थीटा है, थीटा के स्थान पर 0 डिग्री होगा तो कोसेक 0 डिग्री के अपान जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इसे इनफाइनाइट कहते हैं या परिभाषित कहते हैं या अनंत कहा जाता है। और कोसेक 13 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2 होती है। कोसेक 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है √2 होती है। कोसेक 16 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 होती है। कोसेक 19 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। सबसे आसान है। साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है? कोसेक होता है। तो साइन 0 के लिए 0 हुआ तो इसका जस्ट अपोजिट कोई 0 है तो अगला वाला बहुत बड़ा होगा, इसलिए कोसेक की जो वैल्यू होती है वो 0 की होती है इनफाइनाइट। साइन 30 की वैल्यू होती है 13 डिग्री की 1/2। जब ये पलटेगा 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो 1 का कोई मतलब नहीं होता।
तो जस्ट साइन 13 डिग्री की वैल्यू अगर 1/2 है तो कोसेक 13 डिग्री की वैल्यू हमारी 2 होगी। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब है नहीं है, इसलिए कोसेक 45 की डिग्री हो जाएगी √2। और इसी तरीके से साइन अगर 16 डिग्री की वैल्यू है √3/2, इसे पलटेंगे, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो कोसेक 16 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 2/√3। साइन 19 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ पे कोसेक 19 डिग्री की 1 को चाहे जितनी बार पलटे हमारा 1 ही आएगा। इस तरीके से हमें साइन और कोसेक की ये जो वैल्यूज हैं इनको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। tan का जस्ट प्रतिलोम होता है, कोट होता है, हमें एक ही याद करना है, जैसे उसमें एक साइन याद करना था, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक। इसी तरीके से यहाँ tan का अगर हम लर्न कर लेंगे तो हम कॉट का पता हो जाएगा। tan अगर थीटा के स्थान पर हम 0 रखते हैं तो tan 0 डिग्री का मान 0। इसी तरीके से काट 0 डिग्री का मान, अब 0 है तो कोई बहुत बड़ा होगा 0 से, तो ही होगा, तो काट 0 की वैल्यू हो गई हमारी इनफाइनाइट या अनंत या अपरिभाषित। tan 13 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और काट 13 डिग्री की वैल्यू तो √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 नीचे लिखे ना लिखे कोई अर्थ है नहीं है, इसलिए काट 13 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी √3। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 होती है, और काट 45 डिग्री लेंगे तो 1 को चाहे जितनी भी बार पलटे हमारा 1 ही आएगा। tan 16 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब cot 13 डिग्री की cot 16 डिग्री की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो √3 जब नीचे आएगा तो नीचे आने पर ऊपर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो 1/√3 हो गया। tan 19 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। अब कोई बहुत बड़ा है तो उसको कोई बहुत छोटा ही होगा ना, कोई राजा है तो कोई भिखारी भी होगा। इस तरीके से cot 19 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारी 0। हम एक याद करेंगे तो हमारा दूसरा अपने आप ही उसी के आधार पर तैयार होता चला जाएगा। cos और sec के लिए देखेंगे तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1। अब sec की जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1 को चाहे जितनी भी बार पलटे 1/1 करें, 1 का 1 में हम जब भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो cos 0 डिग्री का 1 हुआ तो sec 0 डिग्री का भी हमारा 1 ही होगा। cos 13 डिग्री का वैल्यू होती है √3/2, तो इस तरीके से sec 13 डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे तो √3 नीचे आएगा, 2 हमारा ऊपर जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब √2 जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 हमारा नीचे आएगा, नीचे हम 1 लिखे ना लिखे कोई अर्थ नहीं है, इस तरीके से 45 डिग्री की वैल्यू हमारी √2 हो जाएगी। cos 16 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 16 डिग्री की जब वैल्यू लेंगे 2 ऊपर ले जाएंगे, 1 नीचे आएंगे, नीचे लिखेंगे, लिखे ना लिखे कोई अर्थ नहीं है, तो 16 डिग्री की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। cos 19 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब sec 19 डिग्री जब वैल्यू हम लेंगे तो कोई 0 है, कोई भिखारी है, तो कोई राजा भी होगा, इसलिए sec 19 डिग्री की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। इस तरीके से इतने पॉइंट अगर आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, सीख लेंगे, 4 बार 5 बार हमारे वीडियो को देख लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। और आपके लिए ये पॉइंट इस अध्याय को पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपको नोट करना हो तो आप बीच-बीच में रोक करके अपना नोट भी कर सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक घंटी के आकार का दिखता है जिसे बेल आइकन कहते हैं, उसे प्रेस करना अर्थात दबाना बिल्कुल भी न भूलिएगा, उसे प्रेस आप जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहेगी। और मेरा एक रिक्वेस्ट और है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और उनका कल्याण हो, वो आगे बढ़ें और देश के नवनिर्माण में भाग लें। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि आप कमेंट कीजिए करिए कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, क्या आगे करना है, और आप कमेंट करेंगे कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, कहाँ दिक्कत है, तो हम उसको ज़रूर ही दूर करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।